हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे हिंदी साहित्य में जो हम इतिहास पढ़ रहे थे उसका आज ये दूसरा लेक्चर जाने वाला है। ध्यान दीजिए, इस लेक्चर में हम आप लोग को पढ़ाएंगे रीतिकाल क्या होता है, रीतिकाल का टाइम पीरियड क्या होता है और रीतिकाल की कितनी शाखाएँ होती हैं और रीतिकाल की विशेषताएं क्या होती हैं। तो ध्यान दीजिए, रीतिकाल का टाइम पीरियड वैसे पिछली कक्षा में हम आप लोग को बता दिए थे जब हमारा हिंदी साहित्य का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा रहे थे, जिसमें आदिकाल हम आप लोगों को बताए थे आदिकाल क्या होता है, आदिकाल के विशेषताएं और आदिकाल के कवि भी बताए थे और रचनाएं बताए थे। तो आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे रीतिकाल। तो ध्यान दीजिए, रीतिकाल का यदि समय सीमा देखेंगे तो 1700 से लेके 1850 ईस्वी तक मानी जाती है। रीतिकाल के यदि टाइम पीरियड आप देखेंगे तो 1750 ईस्वी से लेकर कितनी ईस्वी तक मानी जाती है, वो आपका 1850 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। मतलब 1700 से लेके 1850 ईस्वी तक का जो टाइम है वो आपका क्या है, वो आपका रीतिकाल टाइम है। इस बात को ध्यान दीजिए। और पूछेगा कि रीतिकाल को अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो रीतिकाल को अन्य नाम से जाना जाता है श्रृंगार काल या फिर रीति निबंध। श्रृंगार काल या फिर रीति निबंध, इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। आगे कह रहा है कि ये जो रीतिकाल के कवि हैं, तो रीतिकाल के अनेकों कवि हैं जिनमें आप दो चार का नाम सुने होंगे। एक बिहारी हो गए, एक केशव दास हो गए। तो यहाँ पर सब अच्छे से दिया गया है कि रीतिकाल के कवि कौन कौन हैं। तो देखिए, रीतिकाल के कवि पद्माकर हैं, बिहारी लाल हैं, घनानंद हैं। घनानंद का पूरा नाम यदि कहे तो घनानंद का पूरा नाम घनानंद सागर है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, घनानंद सागर रीतिकाल के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं और काफ़ी फेमस कवि भी हैं। अभी आगे बताएंगे कि ये किस लिए फेमस हैं, तो अभी इतना समझिए। अगला आता है ठाकुरदास, अगला आता है केशवदास, फिर भूषण हैं, चिंतामणि, त्रिपाठी हैं, देवदत्त। तो ये सब रीतिकाल के इतने कवि हैं, तो इस बात को ध्यान देना। और कवि हैं, यहाँ पर पूरा लिस्ट नहीं उपलब्ध हो पाया है। जैसे अभी जब हम आप लोग को पढ़ाएंगे रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध, तो वहाँ पर एक आध दो कवि जुड़ भी जाते हैं, जैसे सेनापति देव जुड़ जाएंगे, तो जगन्नाथ, तो ये भी रीतिकाल के कवि हैं। तो रीतिकाल के कवि पद्माकर हुए, यहाँ पर घनानंद सागर हुए, ठाकुरदास हुए, केशवदास हुए, भूषण हुए, बिहारी, चिंतामणि, त्रिपाठी, देवदत्त, ये सब रीतिकाल के कवि हैं। अगले नंबर पर आता है रीतिकाल की विशेषताएं। तो रीतिकाल की विशेषताओं के बारे में बताएं कि इस काल के कवि श्रृंगार मतलब प्रेम सौंदर्य जिसे कहते हैं, श्रृंगार, या फिर ऐसे समझिए प्रेम मोहब्बत की बातें। इस काल के कवि श्रृंगार, प्रेम सौंदर्य के बारे में वर्णन किया। मतलब इस काल में ज़्यादातर कवियों ने प्रेम और सौंदर्य के बारे में ही वर्णन किया रीतिकाल में। वैसे रीतिकाल का अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बता ही दिए, श्रृंगार काल। तो श्रृंगार काल सुनने से ऐसा लगता है कि इसमें प्रेम मोहब्बत वाली ही बातों के बारे में बताई जा रही हैं। तो ध्यान दीजिए, इसकी पहली विशेषता है कि इस काल के कवि श्रृंगार यानी प्रेम सौंदर्य के बारे में वर्णन किया। अगले नंबर पर आता है कि श्रृंगार निरूपण। इसमें जो अगला इसका विशेषता है वो है श्रृंगार निरूपण। मतलब यहाँ पर श्रृंगार को निरूपित किया जाता था, निरूपण उसका होता था। अगला आता है ब्रज भाषा की प्रधानता। तो पूछेगा कि रीतिकाल में किस भाषा की प्रधानता थी, तो रीतिकाल में ब्रज भाषा की प्रधानता थी। इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है। अगले नंबर पर आता है अलंकारिकता। अगले नंबर पर आता है नारी के प्रति भोगवादी दृष्टिकोण। इस काल में नारी के प्रति भोगवादी दृष्टिकोण था। अगला आता है कलात्मक पर विशेष ध्यान। इस रीतिकाल में कलात्मक पर विशेष ध्यान दिया गया। अगले नंबर पर इसका विशेषता आता है वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता। मतलब श्रृंगार रस की प्रधानता तो होगा, 100% होगा, क्योंकि यहाँ पर हम रीतिकाल पढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ वीर रस की प्रधानता भी की गई इसमें। और वीर रस की प्रधानता तो बताए थे आदिकाल में भी की गई थी। आदिकाल के जितने भी राजा महाराजा थे वो राजाओं के दरबार में रहते थे और युद्धों का खूब सजीव चित्रण करते थे, वीरों की गाथाओं को गाते थे। तो आदिकाल में हम ये सब बता दिए हैं। और यदि आप लोग को लेक्चर देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर पड़ा हुआ है, उसको अच्छे से आप देखिए। अगला ध्यान दीजिए, अगला विशेषता आता है कि
कवियों का राज्य आश्रित होना, मतलब इस काल के जितने भी कवि थे सब राज्य आश्रित होना, मतलब राजाओं के दरबार में रहा करते थे। जैसे आप देखेंगे घनानंद हो गए, भूषण हो गए, तो ये सब राजाओं महाराजाओं के दरबार में रहते थे। तो अगली इसकी विशेषता यही है कि कवियों का राज्य आश्रित होना। इस काल के जितने भी कवि हुए सभी राजाओं महाराजाओं के दरबार में रहा करते थे। तो अगले नंबर पर आता है रीतिकाल की शाखाएं। तो रीतिकाल की 3 शाखाएं हैं। पहले नंबर पर आता है रीतिबद्ध, दूसरे पे रीति सिद्ध, तीसरे पे रीति मुक्त। रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। तो ध्यान दीजिए रीतिकाल की कितनी शाखाएं हैं? 3, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। और एक बात ध्यान दीजिए, यदि आप 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं तो रीतिकाल की शाखाओं से संबंधित प्रश्न तो 100% में आता ही आता है। ऐसे दे देगा, कवियों का नाम ऐसे लिख देगा, पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा रीति मुक्त कवि हैं, कौन सा रीति सिद्ध हैं, कौन सा रीतिबद्ध हैं। तो यदि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो 100% टॉप आप ही लोग करेंगे। एक कहावत है कि जो स्वर्ग वही जाता है जो मरता है, पड़ोसी मरे और मैं स्वर्ग जाऊं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो अच्छे से पढ़ेगा टॉप तो वही करेगा। तो 100% गारंटी है कि यदि अच्छे से आप पढ़ेंगे तो टॉप तो आप ही करेंगे। तो क्या आता है कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो पहला है वो रीतिबद्ध। तो रीतिबद्ध में पहले कवि आते हैं भूषण। भूषण हो गए, केशवदास हो गए। भूषण का यदि आप रचना देखेंगे तो शिव बाबनी, छत्रसाल। आगे आप देखेंगे केशवदास का, तो केशवदास का रचना काव्य प्रकाश और रसिक प्रिया। तो ये सब ध्यान दीजिए। वैसे रचना से संबंधित तो भूषण का पूछ लेगा या केशवदास का पूछ लेगा, या बिहारी दास का जो सबसे फेमस है रचना है बिहारी तत्सई, वो पूछ लेगा। बाकी इनमें से किसी का जल्दी रचना नहीं पूछता, केवल इतना पूछेगा कि रीतिबद्ध कवियों के नाम बताइए। तो रीतिबद्ध के कवि कौन कौन से हैं? भूषण हैं, केशवदास हैं, चिंतामणि त्रिपाठी, अगले बिहारी लाल, अगला देवदत्त, अगला जगन्नाथ, अगला मतीराम, अगला सेनापति देव। इस बात को ध्यान देना है। मतीराम बहुत फेमस हैं रीतिबद्ध के कवि, बिहारी भी फेमस हैं, भूषण। तो इन सबको आप लोगों को अच्छे से याद करना है। और ध्यान दीजिए अगले नंबर पर आता है रीति मुक्त। तो रीति मुक्त का कवि घनानंद हो गए। घनानंद का पूरा नाम यदि पूछेगा तो घनानंद का पूरा नाम घनानंद सागर है। घनानंद का पूरा नाम घनानंद सागर। अगले नंबर पर आते हैं बोधा हो गए, आलम हो गए, ठाकुरदास हो गए। तो ये सब क्या है? रीति मुक्त कवि है। फिर से ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न दे देगा, कहेगा बताइए घनानंद रीति काल की किस शाखाओं में से कवि हैं? रीति मुक्त हैं, रीति सिद्ध हैं, रीतिबद्ध हैं। तो यहाँ पर वो रीति मुक्त के कवि हैं। इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। और हाँ, हम अभी आपको बता दें कि घनानंद रीति काल के सबसे फेमस, रीति मुक्त के सबसे फेमस कवि माने जाते हैं। और यह ऐसे कहा जाए कि रीति काल को लेकर बहुत ही आगे बढ़ें, मतलब रीति काल को बहुत आगे बढ़ाएं। इन्हीं से जुड़ी मैं इनके एक लाइफ स्टाइल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इनके जीवन की सच्ची घटना है। ऐसे समझिए कि इनकी प्रेमिका थी जिनका नाम था सुजान, और सुजान से ये बहुत प्रेम करते थे। घनानंद सुजान से बहुत प्रेम करते थे। और पहले भी बता दिए कि रीतिकाल के जितने भी कवि थे सब राजाओं महाराजाओं के दरबार में रहते थे। तो ये घनानंद जिस राजा के दरबार में रहते थे उनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। और उन्हीं के दरबार में सुजान, एक ऐसे समझिए जो नर्तकी होती हैं, जो डांस करती हैं, डांसर होती हैं, उन डांसरों को डांस सिखाती थी, वही नृत्य सिखाती थी, जिनका नाम है सुजान। और कुछ कवि ये भी कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर जो सुजान है वो सुजान भी नृत्य करती थी, सुजान भी नाचती थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं, सुजान नृत्य को सिखाती थी। तो सुजान से घनानंद का प्रेम हो जाता है और घनानंद सुजान से बहुत अत्यधिक प्यार कर बैठते हैं। तो होता क्या है, ऐसे जब ये घटना पता चला मोहम्मद शाह रंगीला को, तो वो बहुत उसको बड़ा
अजीब लगा, बड़ा दुख हुआ उसको। तो वो घनानंद को बुलाया और अपने राज दरबार से कहा कि अब आप हमारे राज दरबार से निकल जाइए। तो हुआ क्या, घनानंद तुरंत इसके सुजान के पास आए और सुजान को भी कहें कि सुजान चलो कहीं, मतलब कहीं चलो, कहीं अपना अलग ही बसेरा होगा, ऐसे वैसे कुछ कहे होंगे। तो वहाँ पर बसेरा होगा, पहाड़ी एरिया होगा, सुंदर सुंदर हवाएं होंगी, हम और आप होंगे और वैसे मौज मस्ती किया जाएगा आदि सब ऐसे कहे होंगे। तो ये लड़की मना कर दी, सुजान मना कर दी, जो कि घनानंद की प्रेमिका थी, वो मना कर दी, कही कि नहीं आप जाइए और हम नहीं जाएंगे। और यहीं से इनका हृदय द्रवित हो गया। ऐसे समझिए कि यहीं से इनका ब्रेकअप हो गया और आगे चलकर ये बहुत फेमस कवि कहलाए। ये तो वही वाली बात हो गई, हम तो मर गए उनके तिरछी निगाहों पे, हमें क्या पता कि सनम टेढ़े ही देखते हैं। फिर से रिपीट करें, हम तो मर गए उनके तिरछी निगाहों पे, हमें क्या पता कि सनम टेढ़े ही देखते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और जब इनका ब्रेकअप हुआ, आगे चलकर ये बहुत बड़े कवि कहलाए। और इनके जितना भी आप रचना इनका रचना देखेंगे, उन सब में करुण ही, संवेदना ही और दुख पीड़ा ही है। आगे ये अपने हृदय के उद्गार को प्रकट करना चाहते हैं। लिखा गया है कि नैनम नैनम में बूंद न रहियो मन में चैन, नैनम में बूंद न रहियो मन में चैन, हाय रे घनानंद अब कौन सुजान समैन। ये इसमें कहना क्या चाहते हैं, कह रहे हैं कि इनके आँख में जो है आंसू की एक बूंद भी नहीं है और इनके मन में कोई शांति नहीं है। आँख में आंसू भी नहीं है और मन में शांति भी नहीं है। और हाय रे घनानंद अब कौन, मतलब कह रहे हैं कि मेरे लिए अब कौन सुजान हो, हमें नहीं लगता कि वैसी सुजान कोई मेरे लिए हो सकती है। तो ये ऐसा ये कह रहे हैं। अगले पंक्ति में कह रहे हैं कि सुजान ही धरी तिहो भयो घनानंद अधीना, कि हे सुजान मैं आपके अधीन हो गया हूँ, आपके बगैर मैं नहीं जी पाऊँगा, ये घनानंद कह रहे हैं। तो इस बात को याद करके चलिए, खैर इतना ज़रूरी नहीं है, तो बस उसे बता दी इनकी प्रेम कहानी। अगला नंबर पर आता है रीति सिद्ध। और हाँ सॉरी, अगले नंबर पर जो कवि आते हैं बोधा आते हैं, फिर आलम आते हैं, फिर ठाकुरदास। तो इस बात को ध्यान देना है। रीति मुक्त में सबसे फेमस कोई कवि हुए तो सबसे फेमस कवि हुए घनानंद। इनके प्रेमिका का क्या नाम था, प्रेमिका का इनके नाम था सुजान, जो कि एक नर्तकी थी या फिर कहें नृत्य को सिखाती थी। तो वो सुजान, उनका क्या नाम था, सुजान। अगले नंबर पर आता है रीति सिद्ध। तो रीति सिद्ध में कवि जो आते हैं बिहारी, केशवदास, भूषण, भिखारीदास, गदाधर भट्ट, चिंतामणि त्रिपाठी। तो ये रीति सिद्ध के कवि आते हैं। तो इस बात को आप लोग को अच्छे से ध्यान देना है। और यदि इतना आप लोग ध्यान देते हैं तो मैं नहीं मानता कि यदि कक्षा 10 का पेपर बने और रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध से या रीति काल से क्वेश्चन बने और इससे बाहर बने, तो ऐसा मैं नहीं मानता। ये 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ कि यदि पेपर बनेगा तो इसी में से बनेगा। इस बात को ध्यान दीजिए। और रह गई बात, तो ध्यान दीजिए भैया, याद तो आप ही लोग को करना पड़ेगा, पढ़ाई तो आप ही लोग को करना पड़ेगा। जीवन आपका है, लक्ष्य आपका है, सपना आपका है, पूरा आपको करना है, तो पढ़ाई तो आप ही को करना होगा। आप चंद्रमा पर ही क्यों न चले जाएं, आप सूर्य पर ही क्यों न चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, पढ़ाई तो आप ही को करना होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। और एक चीज़ आपको बता दें कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं अपने जीवन में, तो पढ़ाई को बर्डन की तरह लेकर मत चलिए। बर्डन की तरह लेकर चलेंगे तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद पढ़ाई आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन पढ़ेंगे, फिर पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। तो पढ़ाई को बर्डन की तरह मत पढ़िए, पढ़ाई को एकदम इंटरेस्ट, कोई भी काम करिए इंटरेस्ट लेकर पढ़िए, कोई भी काम करिए इंटरेस्ट लेकर करिए। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई को इंटरेस्ट से पढ़िए, कोई भी काम यदि कर रहे हैं तो उसमें आप इंटरेस्ट लीजिए। इस बात को ध्यान दीजिए। और मैं नहीं मानता कि यदि कोई बंदा अपने इंटरेस्ट पे काम करे और जीवन में असफल हो जाए, ये मैं कभी नहीं मानता।
इस बात को ध्यान दीजिए। जो अपने इंटरेस्ट पे वर्क करे और जीवन में असफल हो जाए, ये मैं कभी मानता ही नहीं। आप देख लो, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, किसी बड़े उनके मैं बड़े पॉडकास्ट में सुना था, उनसे उनसे किसी ने पूछा, अक्सर ये बताइए जब आप गेंद को प्ले करते हो तो देखते हैं कि हर गेंद को आप एंजॉय, ऐसा लगता है कि हर गेंद को आप एंजॉय कर रहे हैं। तो उन्होंने सही कहा कि जी आप सही सोच रहे हैं कि हर गेंद को प्ले करते समय एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे कल्पना चावला जी ने भी कहा कि यदि आप अपने जीवन में कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें 100% आप एंजॉय लीजिए, तभी आपको अच्छा लगेगा और आपके साथ बहुत लंबे समय तक टिका रहेगा। नहीं तो आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और 2-4 दिन, 5 दिन, 8 दिन इंटरेस्ट नहीं लिए तो 2-4 दिन, 5 दिन, 8 दिन बाद ये फिर मन नहीं कहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में। और हाँ, यदि यह सेशन आप लोग को समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।